हीरो की है जिसका नाम तो हर कोई जानता था, लेकिन उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। काफी सालों पहले उस हीरो ने दुनिया को एक ऐसे खतरे से बचाया जिसके सामने सारे देशों ने घुटने टेक दिए थे, और लोग उसे द ग्रेट जीरो के नाम से जानते हैं, जो कि अपनी रियल आइडेंटिटी सभी छुपाकर आम इंसानों के बीच ही रहा करता है, और किसी ने भी आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा। काफी सारे लोग अब तो ये तक मानते हैं कि जीरो अब कभी वापस नहीं आएगा। तो इन सब की शुरुआत होती है फ्यूचर से, ये 2095, जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया में आतंक मचा कर रखा हुआ था, और पिछले 2 सालों में क्राइम रेट भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन तब इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हीरो लोगों को बचाने के लिए सामने आता है, जिसका नाम था जीरो। उसकी पावर्स के सामने कोई भी टिक ही नहीं पाता, और देखते ही देखते उसने बस कुछ ही घंटों के अंदर वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि जीरो ही पूरी ह्यूमैनिटी का एक लास्ट होप था, जिसने लोगों के अंदर मॉन्स्टर्स और दुश्मनों से लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस जगाया। जिसके बाद तो हीरोज की संख्या बढ़ती ही गई, और साल 2100 के आते तक क्राइम रेट भी बहुत ही कम हो चुका था। लेकिन साथ ही वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट हीरो यानी कि जीरो 7095 के बाद गायब ही हो गया। उसके बाद से उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, और तब से अब तक 5 साल बीत चुके हैं। असल में जीरो के बारे में सारी कहानी एक बड़े से टीवी स्क्रीन के ऊपर चल रही थी, जहाँ काफी सारे लोग इसे देख रहे थे, क्योंकि द ग्रेट हीरो जीरो के ऊपर एक नई मूवी आने वाली है, जिसमें उसके किए गए बड़े बड़े कारनामों के बारे में दिखाया जाएगा। यहीं पर एक लड़का भी खड़ा होता है, जो कि खुद से कहता है, ये लो अब तो उसकी 5th मूवी भी आ गई। पता नहीं तब लोग क्या सोचेंगे जब इन्हें ये पता चलेगा कि जिस हीरो ने दुनिया को बचाया, उसे आज उसकी बहन ने घर से बाहर निकाल दिया काम ढूंढने के लिए। सो हाँ, तुम लोगों ने सही समझा, यही है जीरो। वही थोड़ी दूरी पर एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है, जहाँ पर काफी सारी लड़कियां शैशन नाम के हीरो को देखने के लिए खड़ी थी, क्योंकि आज उसका एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट है, और लड़कियां तो बिल्कुल पागल ही हैं उसको देखने के लिए। वो अच्छा, लगता है ये वही फेमस हीरो है शैशन फैमिली से। दूसरा वो सभी से कहता है, आप सभी लोग बस हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, जल्दी हम लोग ए रैंक में भी प्रमोट होने वाले हैं। वो अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी अचानक उस पर कोई फायर करता है, और जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो उसे कहता है, तूने मेरे साथी को छूने की कोशिश भी कैसे की, आज तो तू गया। तभी शैशन के टीममेट्स कहते हैं कि अभी तुम सी रैंक के विलन्स, तुमने हमारा कॉन्सर्ट खराब करने की हिम्मत भी कैसे की। जैसे ही अभी लोग उस आदमी के साथ फायर करना शुरू करते हैं, शैशन का एक टीममेट अपनी एबिलिटी से सबसे गन ले लेता है, जिसके बाद तो दोनों ही ग्रुप्स में लड़ाई होनी शुरू हो गई, जहाँ उस हीरो के टीममेट्स तो इजीली उन सबको धूल चटा देते हैं। साथ ही अब शैशन भी फाइट में उतर जाता है, और जो आदमी उसे यहाँ मारने आया था वो तो उसे टच भी नहीं कर पाता। उसके साथ थोड़ा बहुत खेलने के बाद वो उसे कहता है, अब निकल जाओ तुम लोग, दोबारा कभी नजर मत आना। लेकिन तभी जीरो उस गुंडे के पास आके उसे खतखड़ी लगा के कहता है, अरे अब जा कहाँ रहे हो, यही इंतजार करो स्पेशल फोर्स के आने का। तब यहाँ पर पास का एक छोटा सीन दिखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि असल में तो शैशन ने इस आदमी को पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, ताकि कॉन्सर्ट के बीच इन्हें मार के वो अपनी वैल्यू बढ़ा सके। और तब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गुंडा बहुत ही गुस्से में आ चुका था, और अपने रियल पावर्स दिखाते हुए बस एक गुस्से में ही उसे मारकर दूर फेंक देता है। उसके बाकी साथी भी कोशिश तो करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। इतने में तभी जैन चांद नाम का एक लड़का वहाँ के उससे कहता है, मैं एक ई रैंक का हीरो हूँ, और अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। लेकिन ये गुंडा इस बेचारे की तो कोई इज्जत ही नहीं करता, जो देखकर ये लड़का फ्रस्ट्रेट होकर अपनी लेजर ग्लव्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, और ये तो ढंग से कुछ कर भी नहीं पाता और खुद ही उड़ जाता है। एक अटैक भी नहीं कर पाए तो जीरो से कहता है, और भाई क्या हाल, ठीक तो है ना तू। लेकिन यार मानना पड़ेगा, ये लड़का तो हार मानने को तैयार ही नहीं होता, और अब हर बार अलग अलग वेपन से अटैक करने लगता है। लेकिन हर बार आखिर में बेचारा पिट ही जा रहा था। वो गुंडा गुस्से में उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ ही आने लगा, जो देखे जैन जीरो से कहता है, तुम जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। और अभी भी यार ये लड़का हार मानने को तैयार ही नहीं है। अचानक तभी जीरो एक वेपन निकालकर उस गुंडे की तरफ भागते हुए जाके एक अटैक में ही उसे वहीं पर चित कर देता है। हीरो के बस एक ही अटैक से इस गुंडे की ये हालत हो गई। जीरो की ये पावर्स देखकर जैन समझ जाता है कि भाइयों कोई मामूली बंदा नहीं है, और अब वो उसके पैर पकड़ते हुए कहता है, चलो हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, मेरे सुपर वेपन्स और तुम्हारे सुपर स्ट्रेंथ के साथ हम दोनों इस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाएंगे। तो जीरो से कहता है, सच कह रहे हो क्या, मैं तुम पे भला यकीन कैसे कर लूं। तो जैन उसे बताता है कि भाई अभी तो मुझे जानता नहीं, अगर मैं अपने सारे वेपन्स लेकर आया होता ना तो ये गुंडा जिंदा नहीं बचता। इतने में तभी एक कार वहाँ पर आती है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकलते हुए कहती है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तभी जैन उसे देख के कहता है, ये तो एच सिटी की 3rd रैंक की सुपर हीरो है, मिस हानडोंग मोनो, प्लीज मुझे आपसे क्या एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। तब उसके पूछने पर जैन उसे सारी बातें बताते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ गुंडों ने मिलकर शैशन फैमिली के हीरोज के ऊपर हमला कर दिया था, पर उनके लीडर को कोई भी हरा ही नहीं पाया। लेकिन फाइनली मैंने और मेरे असिस्टेंट ने मिलकर उसे ठिकाने लगा ही दिया। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो जीरो तो वहाँ पर होता ही नहीं, गायब ही हो चुका है वो तो। कुछ देर बाद अब जब वो घर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसकी बहन एक कंपनी के सीईओ के ऊपर चिल्ला रही होती है, क्योंकि वो इसे अपने साथ काम करने को कह रहा था, जिससे तो भाई और भी गुस्से में आके उसे उठाकर ही बाहर फेंक देती है। जीरो आके कहता है, फिर से तुमने कंपनी के सीईओ को मार भगाया, ये तो काफी हैंडसम भी था। लेकिन यार मेन बात तो ये है कि इसकी बहन तो सिर्फ द ग्रेट हीरो जीरो के प्यार में डूबी हुई है, बस वही चाहिए इसे। तो देख लो, इसे खुद की बहन को ही नहीं पता कि जीरो उसका भाई है। और तब वो जीरो से उसकी जॉब के बारे में पूछती है, पर यार इसने तो बस टाइम पास ही किया था, कोई जॉब तो मिली नहीं इसे। जो सुनकर इसकी बहन बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है, कोई काम धाम तो है नहीं तुझे, घर पे ही बैठा रहेगा क्या, अपने कमरे को भी तूने पूरा कबाड़ा ही बना रखा है। साथ ही यार यहीं पे ये पता चलता है कि जीरो की मॉम और उसके डैड 10 साल पहले ही मर चुके हैं। तब से ही वो बस अपनी बहन के साथ रहता है, और असल में अपने मेन कैरेक्टर का नाम लिन है, जीरो तो बस इसका एक हीरो वाला नेम है। ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जैन चांद यानी कि वही ई रैंक हीरो वहाँ पर आता है। असल में यार ये लिन को एक हीरो बनाना चाहता है, और साथ ही वो उसे यहाँ पर अपना असिस्टेंट बनने की जॉब भी ऑफर करता है, जो सुनकर तो उसकी बहन बड़ी खुश हो गई, क्योंकि फाइनली लिन को एक जॉब मिलेगी। और वो उसे कहती है, अब से मेरा भाई तुम्हारा, जो चाहो उसके साथ करो। पर भाई जिसे ये जॉब करनी है उसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। जैन उसे कहता है, टेंशन मत लो, कल मैं तुम्हें हीरो एसोसिएशन ले जाऊंगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रेडी रहना। और अब बेचारे
के पास बचने का तो कोई रास्ता होता नहीं। तो इसलिए अब अगले दिन जीरो जैन के साथ हीरो एसोसिएशन आता है, जहाँ पर आके वो जीरो का यानी कि अपना स्टैचू देख के पूछता है, भला जीरो के बगल में ये कौन है? तुम्हें ये भी नहीं पता क्या? ये एसएस क्लास के हीरोज है जो कि जीरो के साथ लड़े थे। जो सुनकर अपना हीरो तो खुद ही सोचे पड़ गया, भला है कौन ये लोग? मुझे तो याद भी नहीं कि मैं ऐसे किसके साथ लड़ा भी था। जैन अब उसे हीरो रजिस्ट्रेशन लॉ के बारे में बताने लगता है, जो कि 5 साल पहले शुरू हुआ था। तब उस समय एक बिल पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग हीरोज को डिवाइड कर दिया गया उनकी बैटल और परफॉर्मेंस को देखकर, हाईएस्ट टू लोएस्ट, एसएस रैंक से लेकर ई रैंक तक। और यहाँ रैंक सिस्टम की वजह से हीरोज के बीच काफी लड़ाई भी हुई। काफी सारे हीरोज ने तो काम भी छोड़ दिया इसकी वजह से। कुछ देर बाद एक लड़की जीरो का एग्जाम लेने के लिए वहाँ पर आती है, जिसे पास करने के बाद ही वो एक हीरो बन पाएगा। और यहाँ पर इसका एग्जामिनर एक बी रैंक का हीरो है, जिसका नाम है मिस्टर याटेन। वो उसे कहता है, अगर तुमने मुझे 3 मिनट तक झेल लिया तो ये एग्जाम पास कर लोगे। तो जीरो कहता है, अच्छा अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो? जैन तो सुन के हैरानी हो गया और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अपना लौंडा तो फुल कॉन्फिडेंस में था और अपना वेपन निकाल कर उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। याटेन भी पहले लिया। जो देखकर तो ये लड़की हैरान थी और कहती है, ऐसा पहली बार होते हुए देखा मैंने कि किसी ने मिस्टर याटेन का अटैक रोका है। जीरो से कहता है, वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी कमजोर नहीं, तुम अब तक के मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हो, लेकिन फिर भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। और अब याटेन अपनी फुल रेंज में आके जीरो पर अटैक कर देता है, पर इसने तो बड़ी जल्दी से डॉज कर लिया और अब वो तेजी से बिना मौका गवाए पत्थरों से जीरो पर अटैक करने लग जाता है। तो क्या हुआ बच्चे, बस तुम्हारे पास इतनी पावर्स हैं? ऐसे तो तुम भूल जाओ, कभी जिंदगी में मुझे हरा नहीं सकते। इसके बाद भी वो लगातार जीरो के ऊपर भर के अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार जीरो सीरियस था और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। और यह सिर्फ एक में ही बी रैंक के इतना पावरफुल हीरो को जीरो ने ढेर कर दिया, जो देखकर तो इधर इन दोनों का मुंह खुला खुला ही रह जाता है। जीरो के पूछने पर वो लड़की कहती है, तुम्हें फुल पॉइंट्स मिले हैं, अब तुम्हारा बस रिटर्न एग्जाम होना बाकी है। और वो बेचारी अब डरते हुए जाकर सब कुछ ला के बताती है, अब क्या करेंगे हम, सर याटिन को तो इस लड़के ने हरा दिया। पर यार यही इसके तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि इसे अब रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अंदर याटिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके सामने हांडोंग बैठी थी। अब जैसे ही उसे होश आया तो उसे याद आता है कैसे उसे जीरो ने हराया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़के ने मुझे हरा दिया, मुझे कुछ ढंग से याद क्यों नहीं आ रहा? तो हांडोंग उसे कहती है, छोड़ो उसे, बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। वो नया लड़का वैसे काफी स्ट्रॉन्ग था, कम से कम ए लेवल का। और तब वो याटिन को जीरो का रिटर्न एग्जाम दिखाती है, जिसमें बेचारे को बड़े ही कम मार्क्स आए थे। इसका भी हाल कुछ साइतामा जैसा ही है, पावर तो बहुत है लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में बिल्कुल जीरो। हांडोंग उसे उस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन दिखाती है, जो कि था कि हीरो के बारे में तुम क्या सोचते हो, जिसके जवाब में जीरो ने लिखा, मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जस्टिस है भी या नहीं। दूसरी तरफ इधर हीरो एसोसिएशन के अंदर जैन और जीरो एक साथ थे, जहाँ जैन तो उसका बड़ा ही मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि जीरो कॉम्बैट एग्जाम में पास तो हो गया, लेकिन रिटर्न एग्जाम में तो उसके सिर्फ 13 मार्क्स आए हैं, मतलब फेल ही हो गए। तो जैन की तो अभी भी हंसी नहीं रुक रही थी, तो इसलिए अब वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसे रोकते ही पूछता है कि हुआ क्या, तुम ऐसे जा क्यों रहे हो? तो जीरो कहता है, एक हीरो बन के क्या ही फायदा, लोग तो फिर भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तो वो उसे रोकते हुए समझाने लगता है कि अरे भाई बुरा मत मान, हीरोज तो ऐसे ही होते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी, और इसी चीज को देखकर ही तो इन्हें रैंक्स में डिवाइड किया जाता है। वो अच्छा ऐसा क्या, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन हीरोज की रैंक कम है उनकी कोई इज्जत नहीं, हमेशा उन्हें कमजोर की नजर से देखा जाएगा। तभी लोग साइड में देखते हैं, जहाँ पर कुछ हीरोज मिलकर एक लड़के को धमका रहे थे हीरो एसोसिएशन छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। वो लड़का उनसे कहता है, तुम जैसे लोग तो हीरोज हो ही नहीं सकते। जिस पर वो बंदा उसे कहता है, ओह तो क्या तुम उस मरे हुए जीरो को हीरो बोलोगे? और वो गुस्से में उस लड़के को लेकर साइड में फेंक देता है, पर जीरो ने सही टाइम पर आके उसे पकड़ लिया। जैन इधर गुस्से में इन लोगों को मारने आता है, पर इन दोनों की लड़ाई होने से पहले ही जीरो से रोकते हुए कहता है, तुम्हें उस लड़के को धमकाने तक ही रुक जाना चाहिए था। पर ये लोग कुछ सुनने वाले कहाँ थे, खुद को ही बहुत बड़ा समझ रहे हैं लोग, और इनकी रैंक भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस डी रैंक के ही है ये लोग। तभी साइड में खड़ा एक लड़का कहता है, डी रैंक के हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे, वैसे क्या हम बात कर सकते हैं? और यार इन तीनों की तो उसे देखकर ही फट जाती है और उसे अल्लाह की घोस्ट कहकर बुलाते हैं। तो वो लड़का कहता है, अरे डर क्यों रहे हो, मैं तो बस एक ई रैंक का हीरो हूँ, वैसे तुमने जीरो की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की? और भाई लड़का कुछ करता उससे पहले ही तीनों दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं, जो देखकर तो बेचारे जैन और चश्मे वाले लड़के का तो मुंह खुला खुला ही रह गया। यहीं पर ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, और इस चश्मे वाले लड़के का नाम है यान किंग। जीरो कहता है, मेरा नाम है लिंजी और ये है मेरा पार्टनर जैन चान, और इधर इस लड़के का नाम है शीशान। वैसे तो यार ये बस एक ई रैंक का हीरो है, लेकिन लोग फिर भी इससे काफी डरते हैं, और काफी सालों बाद किसी ने इससे इतना नॉर्मली होकर बात की है। तो जीरो से पूछता है, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? जिस पर वो एक एनिमे कैरेक्टर का फोटो दिखाते हुए कहता है, मेरे पास तो बस ये है। तीनों ही ये देख के हैरान होते हैं कि भाई इसने तो एक एनिमे कैरेक्टर को अपना दोस्त बना रखा है। लेकिन तभी जीरो भी उसके पास जाके कहता है, अरे वाह तुम्हें भी ये पसंद है क्या? असल में जीरो को भी ये कैरेक्टर काफी पसंद थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। तब जीरो से कहता है, तो क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहोगे? शीशान तो ये सुन के बड़ा ही खुश हो गया, क्योंकि पिछले 5 साल से ये बेचारा अकेला ही घूम रहा है, कोई भी टीम नहीं है इसके पास। साथ ही जन को भी यहाँ पर उसे टीम में लेने से कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद ये लोग इससे इसके एबिलिटीज के बारे में पूछते हैं, मतलब कि किस चीज के अंदर स्पेशल है। तो शीशन कहता है, बैड लक। जीरो पूछता है, तो क्या तुम इस एबिलिटी से अपने टारगेट को अनलकी बना सकते हो? लेकिन यार ऐसा नहीं है, असल में बात यह है कि जो लोग भी इसके साथ होते हैं वो अपने आप ही अनलकी हो जाते हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। और अब ये सब जानने के बाद इन तीनों की बुरी तरह से ही फट जाती है। यही तो यार मेन वजह है कि इसके पूरे हीरो एसोसिएशन के अंदर काफी चर्चा है। असल में बचपन में एक ऑर्फनेज में रहा करता था, जहाँ पर सब इसे शीशन कह के बुलाते थे, पर एक दिन उस ऑर्फनेज में अचानक ही आग लग गई, जिसमें शीशन किसी तरह बच गया था और उसे फिर एक दूसरे ऑर्फनेज के अंदर भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो जिस ऑर्फनेज में गया था एक
एक बार फिर से वो कुछ डिजास्टर्स की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया। और उसके बाद से ही जहाँ पर भी बेचारा जाता वो ऑर्फनेज ही डिस्ट्रॉय हो जाया करता था, जिसके बाद बेचारे शीशन के पास सड़कों पे घूमने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। और अब ये सब जानने के बाद तीनों ही काफी डर चुके थे और डरते हुए उससे दूर होने लगते हैं। अरे मुझसे भागो मत, कभी कभी मैं काफी लकी भी होता हूँ। तब जैन के पूछने पर वो बताता है कि आज से 5 साल पहले जीरो ने मुझे बचाया था जब काफी सारे मॉन्स्टर्स ने मुझे पर अटैक कर दिया था। तब से ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसके जैसा ही एक हीरो बनूंगा। और जीरो का वो पंच तो क्या ही लाजवाब था, मैं तो फैन हो गया उसका। ये बताते हुए ही वो एक्साइटमेंट में इधर पिलर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे पता नहीं कैसे पर ये पिलर टूट ही गया और छत नीचे गिरने लगती है। एक लड़की के ऊपर भी गिरने वाला था पर जीरो सही टाइम पे आके उसे बचा लेता है। इस चीज से तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सेशन को अनलकी घोस्ट क्यों कहते हैं। और इन सारे जख्मी लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, जहाँ पर इनमें से यान भी था। बेचारी की हालत ही काफी बुरी हो गई है, इसलिए शीशन वहाँ आके उसे सॉरी कहता है। पर उल्टा यान तो उस पर ही और गुस्सा हो गया और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहने लगा। तो जीरो से मना करता है कि तुम अपने टीममेट से बात नहीं कर सकते, लेकिन यान तो शीशन को टीममेट मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये कह क्या रहे हो, तुम्हारी वजह से हम इससे मिले, अगर तुमने बस एक बार और मना किया तो मैं इसे जिंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ ही छोड़ दूंगा। और ये सब सुनने के बाद शीशन उसे खुद ही कहता है रहने दो, नहीं अब तुम लोग से दूर चला जाता हूँ। लेकिन अब जीरो ने जो कह दिया वो कह दिया, शीशन टीम में ही रहेगा और इससे जन को भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ बस थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी होगी शीशन को इनसे, नहीं तो हर समय इन पे एक मुसीबत आती रहेगी। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर जन के पास एक लेटर आता है। तो जीरो से पूछता है क्या बात है, कोई लव लेटर मिला है क्या। जीरो सुन के तो बेचारा जरा सदमे में ही चला गया, इसलिए क्योंकि आज तक बेचारे को कोई लव लेटर मिला ही नहीं। तो वो कहता है अरे छोड़ो, ये लव लेटर से भी ज्यादा अच्छा है। असल में इन्हें इस लेटर के अंदर एक नया मिशन मिला है, एक बिल्कुल ही न्यू मिशन। अगले सीन में अब जीरो और जन एक साथ बैठे थे, जहाँ जन कहता है उस लेटर में जिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा था वो यही लोग थे क्या, बड़े कमजोर लग रहे हैं। तो और यहाँ पर ये बात पता चलती है कि इन्हें कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने का मिशन मिला है जो कि आपस में कुछ बहुत बड़े डीलिंग करने वाले हैं। तब शीशन कहता है मैंने उन लोगों पर एक हफ्ते से नजर रख रखी है, आज वो लोग एक बहुत ही कीमती चीज बेचेंगे। लेकिन काफी सीरियस क्रिमिनल्स तो पहले से ही एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं, तो अब बस यही कुछ लोग बचे हैं जो कि आज एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। इधर ये लोग आराम करने में लगे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर चश्मिश यानी कि यान अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेने में लगा था। तब शीशन कहता है टारगेट आ चुका है, आजा बे चश्मिश, वक्त आ चुका है। मैंने तुम लोग से कितनी बार कहा है मैं कोई चश्मिश नहीं, मैं हूँ यान किंग द टेलीपोर्टर। तो जन उसे कहता है अब इतना शो ऑफ ही मत करो, वैसे भी वहाँ पर मेरी एंट्री ही बेस्ट होगी, मैं तो जा रहा हूँ भाई, तुम लोग अपना देख लो। लेकिन जैसे ही बेचारा अपने शूज को यूज करने की कोशिश करता है हवा में ही उड़ जाता है एक बार फिर से। इधर यहाँ कुछ क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर इन सब की कुछ डीलिंग चल रही थी और ये लोग अपने एक क्रिएट किए हुए मॉन्स्टर्स को बेच रहे हैं, जिसे बस एक बटन से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं अपने हीरोज। ये अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहे थे कि तभी जैन ऊपर से टपकता है और अब इन लोगों की आपस में थोड़ी जान पहचान होती है। उससे पहले सारे क्रिमिनल्स गोली बरसाने शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर यान काफी फास्ट होता है, अपने ग्लासेस फेंक के टेलीपोर्ट होते हुए इन लोगों की गन्स को ही गायब कर देता है। साथ ही अब इन लोगों ने उस बड़े से मॉन्स्टर को इस सब से लड़ने के लिए छोड़ दिया, जहाँ पर शीशन के इतने अटैक्स करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। और तब वो उस पर अपने कुछ चिली स्टिक्स फेंकता है, जिसे खाने के बाद तो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया और बेचारों के तो पीछे ही पड़ जाता है। दोनों ही जीरो की तरफ जाते उसे कहते हैं लेकिन जल्दी भाग जा भाई, आज तो हम लोग गए। और इस मॉन्स्टर को देख के तो जन की बुरी तरह से पड़ जाती है, बेचारा तो बेहोशी पड़ा था, कुछ पता ही नहीं इसे क्या चल रहा है। पर तब जीरो अपना वेपन निकाल के एक अटैक में ही उसे मार के दूर फेंक देता है और अब ये मॉन्स्टर सीधा सिटी में आकर ही गिरता है, जहाँ आते ही अब उसने एक आदमी को ही पकड़ लिया। और अभी सिटी के अंदर कोई तबाही मच जाता उससे पहले ही जीरो वहाँ पर पहुंचकर उस पर एक जोरदार अटैक करता है। जैन पीछे से आके कहता है अरे रुक भी जा भाई, मैं तो थक ही गया तेरा पीछा करते करते। इधर यहाँ पर हर जगह इस मॉन्स्टर की वजह से गंदगी फैल रही थी, क्योंकि ये बना ही है एक बहुत गंदी लिक्विड से, जिससे काफी स्मेल भी आती है। तो जैन कहता है अरे टेंशन मत लो, हाल ही में मैंने एक न्यू वेपन क्रिएट किया है, प्लाज्मा क्लेंजर 2000, बस इसका एक बटन दबाते ही हर गंदी चीज साफ हो जाएगी, टेंशन मत लो, अब तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। पर भाई अब जैसे ही जैन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा उसके पेट में अटक जाता है। वो तो जीरो से बाहर निकाल कर उससे पूछता है ठीक तो है ना तू। अरे हाँ मैं तो बस इसकी स्पीड एडजस्ट करना भूल गया था, वैसे मैंने इसकी असली कमजोरी पता कर ली है, अब तुम देखते जाओ बस। और यार सही में जैन इस बार काफी सीरियस था और उसके सारे अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर तो जीरो ही बड़ा हैरान था और स्माइल करते हुए अपने वेपन को वापस रख लेता है। और जैसे अब जैन ने इस पर अपना फाइनल अटैक किया ये मॉन्स्टर वहीं पर खत्म ही हो जाता है, जैसे हर जगह पानी भी फैल चुका था। और यार यहाँ तो इस मॉन्स्टर के निकले हुए लिक्विड से लोगों की चोटें और बीमारी भी ठीक होने लगती है। इतने में यान और शीशन वहाँ उससे पूछते हैं क्या ये तुमने किया। तो जीरो ने कहता है अरे नहीं, इस बार जैन ने किया, लेकिन इन लोगों को वो कहीं पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि असल में तो ये बेचारा यहाँ पर छोटी सी लड़की के ऊपर गिर चुका है, गलती से बेचारा इस लड़की के ऊपर ही गिर गया। अब ये मिशन खत्म होने के बाद जब लोग अपने रैंक्स देखते हैं तो सबकी रैंक ई रैंक से बढ़कर सी रैंक तक आ चुकी थी, लेकिन बस जीरो को छोड़कर वो तो बस डी रैंक तक ही पहुंच पाता है। लेकिन यान के मुताबिक इन्हें ज्यादा रैंक मिलनी चाहिए थी और वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ, क्योंकि किसी ने ये रिपोर्ट कर दिया कि तुमने उस छोटी बच्ची को मोलेस्ट किया था। जिस पर जन बेचारा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया, और तब दिखाया जाता है कि वो छोटी बच्ची अब इनके साथ ही है, क्योंकि ये शायद गुम हो चुकी है, इसलिए लोग इसे अपने घर लेकर आ गए। तब इनके घर की बेल बजती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि हानडोंग इनसे मिलने आई है। असल में हानडोंग यहाँ पर इस लड़की के बारे में बात करने आई है, साथ ही वो इसके
के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लाई है। तभी यान उस बच्ची को वहाँ से ले जाता है और ये लोग टीवी ऑन करते हैं, जहाँ पर हांडोंग बताती है कि काफी सालों पहले जेनेटिक इवोल्यूशन कंपनी ने पूरी दुनिया में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोलना शुरू करा था, सिर्फ और सिर्फ होमलेस बच्चों के लिए, यानी कि जो अनाथ थे, जिनके पास कोई घर नहीं, उनके लिए। लेकिन असल में वो सब तो सिर्फ दिखाने के लिए था। उनका मेन मकसद था एक्सपेरिमेंट्स करना, और वो इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन बॉडीज को भी इकट्ठा करते थे। और ये जो इन लोगों को छोटी बच्ची मिली है, ये भी उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। यही है सिर्फ उनका एक सक्सेसफुल सैंपल, और जो एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए वो जिंदा बच ही नहीं पाए। जीरो भी अभी सुन के गुस्से में आ चुका था कि आखिर हीरोज कर क्या रहे हैं, तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं। और भाई तो इतने गुस्से में आ चुका था कि बस इसके ऑरा से ही इन दोनों का ही दम घुटने लग जाता है। जेनु से कहता है, लिंजी आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जो सुनते ही अचानक उसे होश आता है और वो उसे माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना यार, मैं कभी कभी कुछ ज्यादा गुस्से में आ जाता हूँ। तब हांडोंग ने बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ करने की कोशिश नहीं की, हमने उस कॉर्पोरेशन के खिलाफ काफी सारे रेड्स किए, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह बच ही जाते हैं। पर इस बीच इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे एक चीज पता चली कि उनका एक साथी हीरो एसोसिएशन में ही है, और उसकी पोजीशन भी काफी ऊंची है। असल में इन सब की जड़ है इस पूरे सिटी का गार्ड, यानी कि हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ओ यांग रियो। अभी कुछ बात को सीन दिखाया गया, जहाँ पर जीरो की बहन उस पर काफी चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने इसे यहाँ पर इस छोटी बच्ची के लिए कपड़े लेने के लिए बुलाया है। वो उस बच्ची को देख के कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इस बच्ची को किडनैप कर लिया। तो यान उसे बताता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अनाथ बच्ची है जिसके पास कोई घर नहीं, इसलिए हमने इसे अपने साथ रख लिया। जो सुन के तो उसकी बहन को ये बच्ची अब बड़ी क्यूट लगने लगती है, और वो इसे साथ रखने के लिए भी मान चुकी थी। ये लोग अब जब कपड़े खरीदने जाने लगे कि तभी वही 3 डी रैंक हीरोज इनका पीछा करने लगते हैं। जीरो को भी इस बात की थोड़ी भनक लगी थी और अपनी बहन से कहता है, हम लोग को इधर थोड़ा कुछ काम है तो हम लोग आते हैं 5 मिनट में। तभी पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हांडोंग इन्हें बता रही थी कि वो छोटी बच्ची उस कॉर्पोरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो लोग इसे वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे, तुम सब सावधान रहना। वैसे मैं बता दूं कि हांडोंग हीरो एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव है और ये भी कुछ कर नहीं सकती। हांडोंग उन्हें सावधान करते हुए कहती है, वो लोग हो सकता है तो तुम्हें मारने के लिए प्रोफेशनल किलर्स को भी भेजेंगे। और तभी प्रेजेंट में दिखाया गया, जहाँ पर डी रैंक वाले 3 हीरो इन लोगों को मारने के लिए ही आए थे। वो हांडोंग की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, ये अभी हमारी वांटेड लिस्ट में है और हमारे चेयरमैन ओयांग को तुम लोग चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जीरो कॉन्सेंट की बात मानने वाला है, वो उनके मुंह पर ही मना कर देता है और मार धार मुक्कालात शुरू हो जाती है। और अगले सीन में जीरो की हालत बुरी हो चुकी थी, जमीन पर पड़े थे बेचारे बुरी हालत में। जिसके बाद अभी सब लोग जल्दी से जीरो की बहन के पास आते हैं, जहाँ पर इसने इस बच्ची के लिए नए कपड़े खरीद लिए होते हैं। साथ ही उसकी बहन ने इस बच्ची का नाम भी रख दिया था और उसे मोमो कह के बुलाती है। और अब क्योंकि इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग जीरो है, तो उसे इस बच्ची की रक्षा करनी होगी, वही अब इसे अपने घर पर रखेगा। दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को दिखाया गया, जो काफी गुस्से में था। कितने कमजोर थे ये लोग, 3 रैंक हीरोज को भी नहीं संभाल पाए। यहीं इसके पास एक दूसरा बंदा ही बैठा था, जो कि उनसे कहता है, अरे शांत हो जाओ, मैंने तैयारी कर ली है, तुम चिंता मत करो, मेरे हीरो संभाल लेंगे उन्हें। तभी दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि चुपके से जन के घर पर आती है और अंदर किसी को बैठा देख के वो जाके सीधा उसे पकड़ ही लेती है। पर अचानक ही उस बंदे का सर नीचे गिर गया, जो देखकर बेचारी तो डर ही गई। इतने में तभी जैन वहाँ पर आता है और वो देखती है कि तो बस एक पुतला था, यहाँ पर तो ऐसे कई सारे पुतले हैं। ये सब देख के वो गुस्से में आ चुकी थी और जैन का प्लाज्मा लेजर उठाकर वो उस पर अटैक करने लग जाती है। जैन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर ये कुछ सुनती नहीं और बेचारे जैन के तो कपड़े ही गायब हो जाते हैं। पूरा नंगाई हो चुका है, तो जो देख के इस लड़की को तो चक्कर आने लग जाते हैं और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जैन भी यहाँ सोच में पड़ा था कि भला ये है कौन, क्या चाहिए था इसे। दूसरी तरफ इधर जीरो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसकी बहन उस छोटी बच्ची को नहला रही थी और इन लोगों के घर के बाहर एक बंदा इन पर नजर रखे हुए था। लेकिन तभी अचानक ही जीरो उसके पीछे आ गया। वो बंदा भी ये देखते ही अटैक करने की कोशिश तो करता है, पर जीरो ने तो उसे बड़े आसानी से डॉज कर लिया। जो देख के वो कहता है, तो तुम ही हो लिंजी, काफी सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। अरे यार, हमेशा मुझे वीक ओपोनेंट से क्यों मिलते हैं। तो वो बंदा कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एक टॉप लेवल का असैसिन हूँ, एक ए रैंकर। लेकिन जीरो को इसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। इसके अगले ही पल ये बंदा अपने घुटनों पर आ चुका था। जीरो की पावर्स देखते हुए वो अपनी बॉडी के अंदर एक ड्रग इंजेक्ट करता है, जिससे इसके पास एस रैंक की पावर्स आ जाती हैं। वो बहुत ही तेजी से मूव करते हुए जीरो पर एक खतरनाक वार करता है, पर अभी इसकी ताकत अपने जीरो के सामने कुछ भी नहीं। वो तो उसके हाथ को उखाड़ देता है और उसे एक स्माइल देते हुए उसकी काफी बेइज्जती भी करता है। लेकिन तभी एक झटके में ये वापस से अपना हाथ रिजनरेट करते हुए जीरो के ऊपर भर भर के अटैक्स करने शुरू कर देता है। वैसे है तो ये बंदा काफी पावरफुल, पर जीरो के एक पंच पड़ते ही उसकी पूरी हालत पंक्चर हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो एस रैंक की पावर्स हैं, पर फिर भी इसने बस एक ही पंच में मुझे हरा दिया। जीरो से कहता है, अब तुम जाके अपने मास्टर से कह दो मेरी बहन से दूर रहे, जब तक मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। इस पर वो बंदा बड़ी अकड़ में कहता है, तुमने मुझे हरा तो दिया पर मुझे मार नहीं सकते, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारी बहन को लेने, तुम दोनों मेरे हाथों से ही मरोगे। लेकिन ये सब सुन के अब जीरो की सटक जाती है, बिल्कुल ही गुस्से में आ चुका था वो तो, बिल्कुल तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक हीरो को किसी को भी मारना अलाउ नहीं। इस पर जीरो कहता है, एक हीरो, हाँ मैंने तो सालों पहले काम छोड़ दिया। और अब ये बंदा आगे कुछ बकवास करता, जीरो उस पर एक जोरदार अटैक करता है। जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं उन्हें न बचा पाना, मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकता। अब कुछ देर बाद जब घर आता है तो उसके बहन उससे पूछती है, कहाँ थे तुम इतनी देर से। कहीं नहीं, मैं तो बस वॉशरूम गया था। और अब रात में जीरो हांडोंग के देवी उसी चीज को बैठकर देखने लगता है। तभी पास का एक सीन दिखाया गया, जहाँ पर हांडोंग कहती है, आज से 3 दिन बाद ओयांग उस रियो कॉर्पोरेशन के साथ फिर से टच में आएगा और यही हमारे लिए सबसे बड़ा मौका होगा, अगर हमें उसे रोकना है तो क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे।
अगले सीन में ये लोग हांडों के पास होते हैं जहाँ वो इन सबको बीसीटी की एक ए रैंक हीरो से मिलाती है, क्योंकि अगर इन्हें ओयांग को रोकना है तो कुछ मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस लड़की यानी कि इस ए रैंक हीरो का नाम है शियाओ ये। हांडों उन्हें बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं, मसल अलायंस भी हमारी मदद करेंगे और ये मसल अलायंस कुछ बॉडी बिल्डर लोगों का ग्रुप है। हमें सबूत के तौर पर बर्जरकर सीरम्स की भी जरूरत होगी ताकि बाकी हायर मेंबर्स ओयांग रु को अरेस्ट कर पाएं। असल में बर्जरकर सीरम वही ड्रग है जो कि उस ए रैंक असैसिन ने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा था। इधर यहाँ शियाओ इन सबको देख के कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये सब हमारे कुछ काम भी आ पाएंगे। वैसे भी ये लोग ओयांग के मुकाबले काफी कमजोर हैं और शियाओ के ये कहने की वजह से इन लोगों की आपस में ही बहस छिड़ जाती है। तो हांडोंग से कहती है, अरे तुम्हें भी पता कहाँ है, लिंजी भले ही ऐसा दिखता है लेकिन फिर एचसीटी में सिर्फ यही है जो कि ओयांग के डिफेंस को तोड़ सकता है। इसी बीच बातों बातों में यान की भी शियाओ से बहस होनी शुरू हो गई थी। तो हांडोंग कहती है, अब बस भी करो, शिशान ने पहले ही जेनेटिक इवोल्यूशन कंपनी के पैराडाइज हेडक्वार्टर को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर हम आपस के झगड़ों की वजह से फेल हुए तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और ये लोग अब पूरी तरह से तैयार भी होते हैं ओयांग रु की वाट लगाने के लिए। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर सब मिलकर ओयांग के ऊपर नजर रखने का काम कर रहे थे और इधर ये मसल अलायंस के बंदे जीरो के साथ बैठे थे जहाँ वो उसकी बॉडी को दबाते हुए उसकी काफी तारीफें करते हैं, लेकिन इससे बेचारा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ ओयांग के पास एक हेलीकॉप्टर आता है जो देख के वो कहता है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए मिस्टर गान। लेकिन ये मसल अलायंस के लोग तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ चुके थे और बिना हांडों के ऑर्डर्स के उन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। कोई बेचारी हांडों के ऑर्डर्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है और अब इन सबके बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है जो देख के मिस्टर गान जल्दी से हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करने लगता है, पर शियाओ उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर ही अटैक कर देती है। तब ओयांग किसी को हंटर कह के पुकारता है और तब अचानक शियाओ के ऊपर गन से कुछ अटैक किए जाते हैं। हांडोंग ये देख के कहती है, तुमने तो हंटर को भी अपने साइड कर लिया। असल में यार ये हंटर टॉप क्लास ए रैंक हीरो है जिसकी एबिलिटी है ओमनी साइंस और गन्स चलाना। सीधे सीधे बोला जाए तो वो एचसीटी का नंबर 1 हीरो है। हांडोंग जीरो से कहती है, तुम जेनेटिक इवोल्यूशन के बंदों से लिपटो, इसे तो मैं संभाल लूंगी। इसके बाद जीरो एक आदमी के पास आता है जो उससे कहता है, तो तुम ही थे जिसने मिराज को हराया। पर जीरो को ये पता ही नहीं होता कि आदमी किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी एक लड़की उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और ये वही है जो जन के घर पर आई थी। पर जीरो को तो एक छोटी सी खरोंच तक नहीं पहुंचा पाती और वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इतने में जन आके कहता है, क्या मुझे भी थोड़ा मौका मिल सकता है लड़ने का। तो आदमी अब इस लड़की को जन को संभालने का ऑर्डर देता है। इसके बाद जन इस लड़की से लड़ने में लग जाता है और जीरो इस आदमी से। लेकिन यार इस बार अपना जन काफी सीरियस था और अच्छे से कंसंट्रेट करके उस पर काफी अच्छा अटैक भी करता है। दूसरी तरफ यान इधर शाओ के पास आके पूछता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन ये तो बिल्कुल भी यान की मदद लेना ही नहीं चाहती। अचानक तभी इनके ऊपर काफी सारे अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं और शिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो ऐसा कर नहीं पाती और इस बीच काफी जख्मी हो जाती है। तब यान उसे उठाते हुए कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं, और जल्दी से उसे पेड़ के ऊपर ले जाता है। असल में हंटर ने इन लोगों पर अटैक किया था और यान उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर लेता है। जैसे ही उसने इशारा किया ठीक उसी जगह शियाओ अटैक करके हंटर को बर्फ में जमा देती है। तो देखा ना तुमने मेरी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है। दूसरी तरफ इधर हांडोंग और ओयांग रु की फाइट चल रही थी जहाँ पर हांडोंग उस पर अटैक्स तो करती है लेकिन वो सबसे बड़ी आसानी से ही बच रहा होता है। बस इतना ही, इसे तो मुझ पे खरोच तक नहीं आएगी। लेकिन फिर से अब हांडोंग इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है पर वो तो बस एक पंच में ही हांडोंग को नीचे गिरा देता है। इधर यहाँ हंटर शियाओ को एक फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर चुका था और यान को नीचे जाके मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लड़की भी जन पर भारी पड़ने लगी थी और साथ में अपना जीरो भी उस आदमी से लड़ने में लगा होता है। एक तरह से देखा जाए तो हर कोई अपने अपोनेंट से फाइट करने में लगा हुआ है। लेकिन तभी जीरो से लड़ते हुए वो आदमी अपनी बॉडी के अंदर उसी ड्रग को इंजेक्ट कर लेता है जिससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो देख के जीरो कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे अब थोड़ा सीरियस होकर फाइट करना पड़ेगा। और अभी ढंग से लड़ते हुए उस पर एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंकने के बाद जीरो उसके पास जाके लात मारते हुए उसकी बेइज्जती भी करता है। जिसके बाद तो इसका हाल कुछ ऐसा हो चुका था। दूसरी तरफ जन इधर इस लड़की से पूछता है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? मेरे पास एक कंपनी है और हाउसिंग फंड भी। ऐसा लगता है जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया वो मुझे जैसे टैलेंटेड बंदे को मारना चाहता है। नहीं, मैं जानती हूँ तुम बस मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो क्योंकि मैं अब तुम्हें मारने वाली हूँ। पर तब जैन इससे हीरोज से रिलेटेड कुछ इमोशनल बातें करता है ताकि इसका थोड़ा नजरिया बदले। और होता भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। जैन की बातें सुनने के बाद वो लड़की अपना वेपन फेंक देती है। दूसरी तरफ इधर वो हीरो हंटर यान को बुरी तरह मार रहा था और शियाओ से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा भी मैं यही हाल करूंगा। यान भी कुछ अटैक्स करने की कोशिश तो करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो यान को एक जोरदार लात मारता है। शियाओ से कहती है, जितना उस ओयांग रु ने तुम्हें दिया मैं तुम्हें उसका डबल दूंगी। लेकिन हंटर को शियाओ के ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। साथ ही यान भी अपनी पूरी कोशिश करने में लगा था पर उसके सामने वो जरा भी नहीं टिक पाता। जो देखकर तो शियाओ भी काफी रोने लग गई। लेकिन हंटर उसे बुरी तरह मारकर वहीं पर बेहोश कर डालता है और अपने यान को इतना जख्मी करने का भुगतान तो इसे करना ही पड़ेगा क्योंकि शियाओ का गुस्सा अब काबू से बाहर जा चुका था और वो इस पर एक अटैक करके उसे पूरी तरह जमा के इसे वहीं मार डालती है। आखिरकार ये भी तो एक ए रैंक हीरो है। इधर अब यहाँ ओयांग रु को भी पता चल जाता है कि इनका एक साथी खत्म हो चुका है। हांडोंग भी अब हंसने लगती है, तुम्हें क्या लगा था मैं बिना तैयारी के यहाँ पर आऊंगी? वो इसे बर्फ में जमा कर लिन को पुकारती है और ये भी यहाँ पर एक बड़ी कूल से एंट्री लेते हुए ओयांग एक पंच में ही दूर फेंक देता है। जीरो को देखकर हांडोंग कहती है, वैसे मैंने अंदाजा लगा लिया था तुम्हारी स्ट्रेंथ का, लेकिन तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकले। दूसरी तरफ इस ओयांग रु का भी आर्मर टूट चुका था और क्योंकि अब इसकी फाइट जीरो से होने वाली है वो अपने अंदर उसी ड्रग को इंजेक्ट करके एस रैंक के लेवल का बन जाता है। यह अब दोनों के ऊपर तेजी से अटैक्स करने शुरू कर देता है पर जीरो तो इसके सभी अटैक्स को रोक ले रहा था। तो तुम एस रैंक के हो, अब आएगा असली मजा। और तब ये ओयांग कुछ कर पाता, जीरो इसके ऊपर खतरनाक अटैक कर देता है। ये सब देख के तो इसे यकीन ही नहीं होता और कहता है, कहीं तुम भी एस रैंक के तो नहीं? इसका मतलब तुम्हारा ई रैंक का होना तो बस एक झूठ है। और अब वो बार बार लगातार उसके ऊपर अटैक्स करने की कोशिश तो करता है पर बेचारा एक बार भी जीरो को टच नहीं कर पाता। तभी जीरो उसे पकड़ते हुए ऊपर की तरफ से फेंक कर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिससे आसपास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
है। हानडोंग पूछती है ये मर गया क्या? अरे नहीं, मैंने थोड़ा कंट्रोल में रह के इस पर वो अटैक मारा था, कुछ दिनों में इसे होश आ भी जाएगा। वैसे यार हानडोंग को भी अभी लगने लगा है कि एलियन पक्का एस रैंक के ऊपर के लेवल का है। इतने में तब यहाँ पर जैन और ये लड़की बह जाती है तो जीरो से कहता है अरे तुम दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते थे ना। जो सुन के लड़की शर्मा गई और जैन को उठा के दूर फेंक देती है। साथ ही अब इधर शॉप यान को लेकर पहुंच जाती है जहाँ बेचारी काफी घबराई हुई थी इसके लिए, क्योंकि वो काफी जख्मी भी हो चुका है। अब कुछ समय बाद ये सारी घटना टीवी न्यूज में भी आ चुकी थी कि कुछ सी क्लास हीरोज ने मिलकर एक बड़े क्राइम का खुलासा किया है। असल में न्यूज हॉस्पिटल की टीवी में चल रही है जहाँ पर अपना यान एडमिट है। वो इस बात से हैरान था कि इन लोगों ने तो किसी को भी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो आखिर ये सारी बातें न्यूज में कैसे फैल गई। लेकिन पिछली रात की फाइट के बाद शियाओ काफी चिंता करने लगी है यान की। और सिर्फ यही नहीं, जन के साथ की भी वो लड़की जिसने उससे फाइट की थी वह अब उसकी काफी सेवा कर रही है। इतने में तभी जीरो भी वहाँ पहुंच जाता है जो कि हांडोंग को ढूंढ रहा था। तब उसके पीछे से हांडोंग आते हुए कहती है मुझे ढूंढ रहे थे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में पड़ गए? कन्फेस कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन यहाँ तो यार देखने में ऐसा लग रहा है कि हांडोंग ही जीरो के प्यार में पड़ रही है। यहीं पर वो सबको बताती है कि मैंने तुम सबके लिए स्पेशल ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। जो सुन के यान और जन काफी खुश होते हैं, पर जीरो को तो ट्रेनिंग करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि भाई बंदा ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है तो उसे फालतू की ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत, और इसलिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके इस बर्ताव से शियाओ चिढ़ चुकी थी। तुम ज्यादा नहीं उड़ रहे, तुम तो बस 2 रैंक हीरोज को हराकर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग समझने लगे हो। 8 ग्रेड फैमिलीज के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं तुम जैसे, यहाँ तक कि एसएस रैंक के भी। तो जीरो कहता है तुम लोग चाहो तो एक साथ मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। और अब होना क्या था, जीरो ने तो सबको चैलेंज ही कर दिया है। तो ये सब मिलकर अब उस हॉस्पिटल के छत के ऊपर उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। सबके सब एक साथ मिलकर अटैक्स करते हैं, जिनमें शियाओ सबसे आगे आ गई थी लड़ने के लिए। लेकिन जीरो भी ये देख के कुछ ज्यादा ही जोश में आके उसे एक जोरदार पंच मार देता है। अरे सॉरी मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ चुका था। और अब ये लड़की भी उसे लड़ने के लिए आ गई। साथ ही हांडोंग भी रुकने वाली कहाँ थी, जीरो पर बार बार अटैक्स करके उसे जमाने की कोशिश करती है। लेकिन वो तो उसके आइस को एक पंच में ही तोड़ डालता है। और अब हांडोंग जल्दी से अपना सबसे पावरफुल अटैक करके उसे वहीं पर जमा देती है। लेकिन यार यहाँ पर होगा वही जो जीरो चाहेगा। बड़ी आसानी से ही वो आइस को तोड़ते हुए हांडोंग और बुफियो को दोनों को ही हरा देता है। तब उसे याद आता है अरे अभी जन भी तो बचा है। और इधर भाई ये जन भागने की कोशिश कर रहा था, पर जीरो तो इस बेचारे को भी नहीं छोड़ता। अरे 12 बज गए, मुझे तो मोमो को लेने भी जाना है। और ये कहते हुए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बुरी हालत कर दी इसने तो सबकी। लेकिन अगले ही सीन में तो यार इसकी खुद की बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि इसकी बहन ने इसे मार मार के मुंह ही तोड़ दिया होता है। उसे पूछती है तुम्हें डॉग कहाँ से लाए? तो वो बताता है कि जब मैं मोमो को घर ला रहा था तभी मुझे वहाँ मिला। हालत तो देखो इस बेचारे की, इसकी बहन ने तो मार मार के इसका पूरा चेहरा ही सुझा दिया। वो अभी जीरो की वजह से बहुत ही गुस्से में थी, पर मोमो और ये डॉग दोनों ही मिलकर इसका दिल पिघला देते हैं। अगले दिन अब उसकी बहन वो डॉग को लेकर उस जगह पर आती है जहाँ पर वो काम क्या करती है। बाहर खड़ी शानदार गाड़ी को देख के उसे लगता है आज तो कोई बड़ा आदमी आया है। वो अंदर जाके अब डॉक्टर के से बात करती है, जहाँ पर वो इसे खुद ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को कहता है। असल में यार यहाँ पर ओयांग प्रेसिडेंट आया हुआ है और ये डॉक्टर उससे माफी मांगता है, क्योंकि ये ओयांग रियो को ठीक नहीं कर पा रहा। काफी गहरी इंजरीज आई हुई है इसे। ये सुनते ही अभी सामने बैठा बूढ़ा आदमी ओयांग रियो को वहीं पर मार डालता है। मेरी इस ओयांग फैमिली में कचरे की कोई जगह नहीं। अब वो वहाँ से जाने ही लगा कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इस ओयांग प्रेसिडेंट को देख स्माइल करता है। तो वो उससे कहता है डोंगयांग मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना, पहले मुझे हांडोंग के साथ हिसाब बराबर करना है। अब उस प्रेसिडेंट के जाने के बाद डोंगयांग डॉक्टर के से कहता है मैं तुम्हारे लिए आज एक स्पेशल हेल्प लेकर आया हूँ, इससे मिलो, यह है डॉक्टर मुझेली और तुम आगे से आप मेरे इंचार्ज हो गए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। कुछ देर बाद अभी सबको दिखाया गया जहाँ पर सब लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आ रहे थे। लेकिन ये लोग तो आते शिशान को सुनाने लगे, क्योंकि काफी मुसीबत झेलनी पड़ी है इन्हें इसकी वजह से। इधर यहाँ तो हांडोंग की भी फीलिंग्स जागने लगी जीरो के लिए। ऐसा लगता है कि अब तो ये प्यार में पड़ गई है इसके। तभी वहीं पर एक लड़का आता है जो कि जीरो को पहचानता था। इसने जीरो के थोड़े बहुत कारनामों के बारे में सुना है, इसलिए अब उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, पर जीरो को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इतने में तब यहाँ पर हीरो एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। ओयांग रियो तो अब मर चुका है, इसलिए अब उसकी जगह पर एक नया प्रेसिडेंट आया है। ये और कोई नहीं बल्कि डोंगयांग है। ये भी डोंग फैमिली का एक मेंबर ही है और जीरो भी इसे बड़ी गौर से देखने लगता है। तब शिशान कहता है क्या तुम लोग को नहीं लगता मुझे नए प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए अपनी रैंक का पता लगाने के लिए? लेकिन ये सुनते ही सबके सब उसे ही मारने लग जाते हैं। तभी हांडोंग इस नए प्रेसिडेंट से कुछ बातें करने के लिए इसके पास आती है और इन दोनों की बातों से यहाँ पर ये पता चलता है कि डोंगयांग तो असल में इसका भाई है। कुछ देर बाद अब ये सभी वहाँ पर आते हैं तो डोंगयांग जीरो के पास आके कहता है तो तुम ही हो ना लिंजी, सुना है मैंने काफी तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारा हमारी फैमिली ज्वाइन करने का क्या ख्याल है? आना चाहोगे हमारे साथ? बाकी सब तो सुन के बड़ा ही खुश होते हैं, क्योंकि जीरो को एक काफी अच्छा ऑफर मिला है। पर जीरो तो बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह पर ही मना कर देता है, जो सुनकर डोंगयांग अब बहुत ही गुस्से में आ चुका था और उसे मारने की धमकी भी देता है। बातों बातों में इन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। इस वजह से डोंगयांग बहुत ही गुस्से में आके अपनी पावर से रिलीज करने लगा, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने घुटनों पर आ चुके थे। लेकिन ये सब देख के अब जीरो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह अब अपनी पावर से रिलीज करता है। और अपने जीरो का तो और इतना ज्यादा था कि डोंगयांग भी उसे संभाल नहीं पाता, तो बिल्कुल ही अपने घुटनों पर आ जाता है और यहाँ तक तो इसके मुंह से खून तक भी निकलने लगा। तुम तो सच में काफी स्ट्रांग हो। और अब इसे बिना ज्यादा बकवास के जीरो बाकी से वहाँ से जाने लग जाते हैं। तब डोंगयांग कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स होंगी। अब इधर जाते हुए शिशन जीरो से कहता है ऐसा लगता है कि मिस हांडोंग अब खतरे में है। हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। और वो उसे अब इस नए प्रेसिडेंट के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है पता लगाओ जरा आखिर चल क्या रहा है। तब जीरो को उसकी बहन का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि डॉगी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आके उसे ले जाओ। तब वो नया
बंदा यानी कि डॉक्टर मुसेली उसके पास आके डॉगी के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछता है। असल में उसके बहन ने इस डॉगी को एक्सपेरिमेंट्स की मदद से काफी समझदार बना दिया है। अब ये बातों को समझने के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता है। इसके सारे रिजल्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है और अब इसका बस थोड़ा सा क्लिनिकल ट्रायल बचा है। तभी जीरो की बहन के पास वही बंदा आता है जो कि उसे शुरुआत में अपने साथ काम करने के लिए कह रहा था। क्या फिर से आगे तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास इनसे पहले टाइम नहीं है। तो वो उसे कहता है, अरे मैं तो तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, तुम्हें यहाँ पर काफी खतरा है। असल में इस लैब के स्पॉन्सर यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से लैब चल रहा है वो डोंग और ओयांग क्लैन से हैं और वो दोनों ही एक साथ कुछ साजिश कर रहे हैं। तभी सब ये बात समझ में आती है कि अभी न्यू प्रेसिडेंट डोंगयांग है। अगर ओयांग फैमिली और ये दोनों एक साथ मिल चुके हैं, डॉक्टर किन को भी काफी खतरा है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो बंदा इसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन भाई जीरो की बहन मानने वाली कहाँ थी और उसे थैंक्स करके वहां से चली जाती है। तभी ये इधर किसी को कॉल करते हुए कहता है, हेवंस गॉड को बुलाओ लिनवान को मेरे घर पर सेफ रखने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर जीरो जन के साथ होता है, लेकिन तभी उसने यहाँ पर चलते हुए कुछ नोटिस किया और दौड़ते हुए एक लड़की को जाकर पकड़ लेता है। तो बताओ तुम आखिर प्रोफेसर किन की फैसिलिटी में नजर क्यों आ रही थी? और तब जीरो के कहने पर जेन अपना एक सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार होता है। तभी कुछ लोगों को दिखाया गया जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर होते हैं, लेकिन इतने में जीरो आके कहता है, कहीं तुम लोग इसका इंतजार तो नहीं कर रहे थे? जो देख के लोग बिल्कुल ही हैरान थे और कहते हैं, आखिर तुम लोगों ने इसके साथ क्या करा? लेकिन भाई ये सवाल तो जीरो का है कि ये लोग आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं, और अगले ही सेकंड में वही सबको मारकर बेहोश कर देता है। बस पलक झपकते ही सबके सब जीरो के हाथों ढेर हो गए। जेन को उनमें से एक के पास गोल्डन मेडल मिला जो कि 8 ग्रेड क्लास में से एक लॉन्ग क्लास के पास होता है, जो सुन के जीरो को अचानक ही लॉन्ग वैंगफिंग के बारे में याद आता है। ये बंदा तो अभी भी मेरी बहन के पीछे पड़ा है, इसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि इसी बंदे का नाम वांगफेंग है। उसे तब एक कॉल आती है जिससे उसे ये पता चलता है कि हेवेंस स्क्वाड हार चुकी है और उन सबको अब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। असल में यार ये हेवेंस स्क्वाड जिसे जीरो ने हराया वो सबके सब ए रैंक के थे, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए और अपनी सारी मेमोरी भी खो दी। इसलिए वांगफेंग को अब डोंगयांग पर गुस्सा आता है क्योंकि इसके मुताबिक वही एक है जो कि ये सब कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीरो अपनी बहन के पास आके उसे एक लॉकेट पहना देता है और कहता है, अगर तुम्हें कभी कोई खतरा महसूस हो तो बस इस बटन को दबा देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। उसकी बहन तभी यहाँ पर से कुछ कहने वाली थी पर वो रुक जाती है क्योंकि वो इन सब में जीरो को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती और उसे अब डॉगी को घर ले जाने के लिए बोलती है। तो जीरो जन से कहता है, चल भाई तेरे घर ले चलते हैं, सभी तो काफी रईस है ना। रात के टाइम अब शिशन को दिखाया गया जो कि हांडोंग के ऊपर नजर रखे हुए था। तभी उसके घर के बाहर एक कार आती है और ये देखते ही वो जल्दी से इस बारे में जीरो को इन्फॉर्म कर देता है। उस कार में से एक बंदा निकल के हांडोंग के सामने आता है जो देख के वो कहती है, यंग मास्टर ओयांग आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। अरे अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम और कौन सी गड़बड़ कर देती। वैसे अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन हांडोंग इसका हाथ उठाते हुए कहती है, टाइम हो चुका है, चलो चले। तो कहता है, ओयांग रियो को ठिकाने लगा के तुमने काफी अच्छा काम किया। वो इसे थोड़ा सा अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हांडोंग तो उसकी ओर बुराई कर देती है जिससे गुस्से में आकर उसे पकड़ ही लेता है। बस तुम शादी तक रुक जाओ, फिर देखना मैं क्या करूंगा। तो हांडोंग कहती है, इतना ही नफरत करते हैं मुझसे, तुम मार क्यों नहीं देते? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारे साथ हैप्पी लाइफ जीने के लिए बेकरार हूँ। इतने में तभी मसल अलायंस के हटे कटे पहलवान हांडोंग को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ये उसके पास जा पाते उससे पहले ही उसके रोबोटी ने घेर लेते हैं। चलो मैं खुद को तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ जीहाओ ओयांग क्लैन से और मैं तुम्हारी मिस हांडोंग का फियांसे हूँ। हांडोंग अब इन सबको रोकने के लिए कहती है, तुम लोग इसमें इन्वॉल्व मत हो, मैं सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लेकिन ये लोग तो अब भी नहीं मानते और हांडोंग को बचाने के लिए इनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। पर शायद ये रोबोट्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, ये लोग तो इनके सामने टिक भी नहीं पाते और सबके सब बुरी तरह से हार जाते हैं। जीहाओ हांडोंग को कार में ले जाते हुए कहता है, देख लो अभी सब तुम्हारी वजह से ही मारे जाएंगे। हांडोंग इसे अभी सब रोकने के लिए कहती है क्योंकि रोबोट्स अभी नहीं रुके थे और इन्हें बुरी तरह से मारते ही जाते हैं। शीशन भी ये देख के दूर से अपनी गन फायर करता है, पर इस जीहाओ ने तो उसकी गोलियों को बस अपनी उंगली से रोक लिया और अब शीशन के ऊपर ही वापस मार देता है। यहाँ तक कि इसने कार के अंदर बैठे बैठे ही उससे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया। हांडोंग उसे कहती है, जो तुम कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज तुम मेरी जाने दो। तो वो कहता है, याद रखना फिर तुमने अब ये कह दिया है, चलो ठीक है अब कहीं और चले, वैसे भी अब मैं बोर हो चुका हूँ। और वो अब हांडोंग को लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर बुरी तरह घायल हालत में शीशन नीचे पड़ा था और वो रोबोट उसके पास आता है क्योंकि इन लोगों को ऑर्डर मिल चुका है सबको मारने का। यहाँ तो अभी हिल भी नहीं पाता और वो रोबोट अब उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये पता चलता है कि जीरो ने सही टाइम पे आके शीशन को बचा लिया और अब भाई जीरो आ ही चुका है। तो तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि अब क्या होने वाला है। वो बारी बारी करके इन सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जो देख के कुछ तो उससे बच के भागने की भी कोशिश करते हैं, पर अभी बेचारे जीरो से बच के कहाँ ही भाग पाएंगे। और सब होने के बाद जिहाओ के पास ये मैसेज पहुंचता है कि उसके सारे रोबोट्स अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसने जैसे अभी देखने की कोशिश की कि भाई ये किसने किया, तो इसे सामने जीरो दिखता है। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फायर स्पिरिट स्वॉर्ड है। दूसरी तरफ इधर जीरो को दिखाया गया जो कि बहुत गुस्से में आ चुका था इस ओयांग क्लैन की वजह से। तब यान और जैन दोनों मिलकर उसके गुस्से को शांत कराते हैं और साथ ही जल्दी से शीशन को भी हॉस्पिटल भेजते हैं। कुछ देर बाद अभी सब साथ बैठे थे जहाँ पर जीरो इन्हें ओयांग क्लैन के पास चलने के लिए कहता है, पर ये सुनते यान की पड़ जाती है क्योंकि यार ओयांग क्लैन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है, उनसे भिड़ना इतना आसान नहीं। लेकिन जैन इधर काफी कॉन्फिडेंस में था क्योंकि भाई हांडोंग को बचाना इनका फर्ज है, आखिरकार वो इनकी एक दोस्त थी। जैन अब यान को समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पर सेक्शन फैमिली का वो हीरो आता है जिसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था जो कि कुछ गुंडों से पिटा था। जीरो से पूछता है, अरे अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है, मैंने सुना मिस हांडोंग मुसीबत में है, इसलिए मैं भी अपने मास्टर की मदद करने के लिए आया हूँ। और अब जब हर कोई तैयार है इसके लिए तो आखिर में यान भी मान ही जाता है। कुछ देर बाद बूफियो इन्हें ओयांग रेसिडेंस का पूरा मैप दिखाती है और साथ ही यार इसने तो उनका सारा डेटा हैक भी कर लिया। उन्हें बताते हैं कि इस जगह पर एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है जो कि दोनों क्लैंस के बीच के झगड़ों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ये दोनों क्लैंस ही अपनी इज्जत की काफी परवाह करते हैं, तो इसलिए लोग शादी से पहले हांडोंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो सुनते जीरो एक बार फिर से बहुत ही गुस्से में
आ चुका था। तो जैन उसे कहता है अरे थोड़ा शांत रहो, हमें कुछ भी करने से पहले एक प्लान चाहिए। और वो शाइशन से कहता है तुम अपने फैंस को इकट्ठा करके उन सबका ध्यान भटकाना, और इधर मैं, यान और लिंजी सीक्रेटली उनके बेस में एंटर करेंगे। बुफी और टोडो का काम होगा उनके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना। असल में मेरा टोडो इनके डॉग का नाम है, जो कि अब काफी इंटेलिजेंट हो चुका है। जिसके बाद अभी लोग प्लान के मुताबिक ही काम करने लगे। शाइशन अपने फैंस को इकट्ठा करके इनका ध्यान भटकाता है और इतने में बुफी उनके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर देती है। और इधर यहाँ पर ये लोग चुपके से अंदर घुसने लगते हैं। दूसरी तरफ शियाओ को दिखाया जाता है जो कि हांडोंग के पास आकर उससे पूछती है तुम सच में करने जा रही हो, जरूरी है क्या करना? तो वो कहती है मैं कुछ कर नहीं सकती, ये क्लैन वालों का डिसीजन है। तभी जिहा वहाँ पर आता है जहाँ इसके साथ शानगुआन नाम का एक बंदा भी था। शियाओ उसे देख के काफी खुश हो गई और उसके साथ अब डिनर करने के लिए बाहर जाने लगती है। हांडोंग उसे पूछती है तो अब क्या चाहते हो तुम? और वो उसे पकड़ते हुए कहता है जल्दी बताओ ये लिंजी कौन है? तो वो पूछती है आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? अरे तुम तो जानते ही हो फायर स्पिरिट स्वॉर्ड कितनी कीमती है, वो एक लेजेंडरी वेपन है। मैं तो उससे इस बारे में एक डील करने का सोच रहा था, पर तुम्हारे चिरकुट साथी काफी जिद्दी हैं, हर बार बीच में आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इन दोनों को दिखाया गया जो कि किसी तरह अंदर घुस चुके थे, लेकिन यान और जान तो जीरो का ऐसा चेहरा देखकर डर ही जाते हैं। यही इतने में शियाओ भी आ गई और कहती है कौन है वहाँ? यान उसे पूछता है शियाओ तुम बोला यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे तुम लोगों ने? और वो तो अब इस शानगुआन को नजरअंदाज करते हुए उनके बीच ही आ गया शियाओ से बात करने के लिए। इधर ये से बात करने में लग गया और दूसरी तरफ मौका देख के जीरो और जन चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं। आगे ने कुछ गार्ड्स भी मिलते हैं जिन्हें संभालने के लिए जानी काफी है। और इधर जीरो रास्ता खाली देखकर सीधा हांडोंग के कमरे में पहुंच जाता है। कौन हो तुम, अंदर कैसे आए? तो वो कहता है अरे यार मैं हूँ लिंजी, चलो चलें, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। पर यार यहाँ तो हांडोंग ही जाने से मना कर देती है। तो जीरो से कहता है यहाँ रहना तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा। हांडोंग से कहती है इससे अब तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। वो तो बिल्कुल ही जाने के लिए तैयार ही नहीं होती क्योंकि उसने अपने क्लैन वालों से वादा किया है। और जीरो पर अटैक करते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए इतनी कोई स्पेशल भी नहीं। जिस पर जीरो से कहता है शायद तुम्हें पता नहीं पर तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन हांडोंग तो अभी काफी डर रही थी क्योंकि ओयांग क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उनके खिलाफ जाना एक बहुत ही बड़ी गलती होगी। जीरो कहता है चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, और अपने वेपन से पीछे की दीवार को तोड़ देता है। जो देख के फाइनली हांडोंग भी उसके साथ जाने के लिए मानी जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर जीरो हांडोंग को लेकर जा रहा था। तभी जन वहाँ पर अचानक आके पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है क्योंकि असल में जिहाओ ने इन सबको पकड़ लिया है। तो तुम अपने लवर के साथ भागने की कोशिश में हो, तुम हमारे क्लैन का नाम डुबा दोगे। तब जीरो हांडोंग को बचाने के लिए जिहाओ से शर्त लगाता है कि अगर मैं तुमसे जीता तो तुम हांडोंग के पीछे कभी नहीं आओगे। तो जिहाओ कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे जीता तो मुझे तुम्हारी फायर स्पिरिट स्वॉर्ड चाहिए। ये देख के हांडोंग उसे समझाने लगती है कि लिंजी तुम इसके झांसे मत आओ, ये अपने क्लैन में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। पर जीरो तो अब पीछे हटने वाला थोड़ी है। दूसरी तरफ इधर यान भी सुंदर से बहस करने में लगा था और कहता है बकवास मत करो, शियाओ तुम जैसे को कभी पसंद नहीं करेगी। पर शियाओ तो उसे ही मारती है और पूछती है सीधे सीधे बताओ कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो वो उसे सारी बातें बताता है जो भी मसल अलायंस और शीशन के साथ हुआ। इधर बैटल एरिना के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर जीरो और जिहाओ फाइट करने के लिए आए थे। जिहाओ कहता है आज ओयांग और डोंग फैमिली एक होने वाली है, इसलिए इस दिन को और खास बनाने के लिए मैंने फैसला किया है इस मिस्टर रेड मास्क से लड़ने का। अगर मैं जीता तो ये एंगेजमेंट कंटिन्यू होगी और ये अपनी फायर स्पिरिट स्वॉर्ड मुझे देगा। ये सुन के तो डोंग और ओयांग क्लैन दोनों के प्रेसिडेंट हैरान थे क्योंकि भाई फायर स्पिरिट स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी वेपन है। अब इसके बाद जिहाओ मैदान में आता है। असल में इस एरिना के अंदर एक मैजिक फील्ड है जो कि अटैक्स को बाहर जाने से रोकेगी, तो इसलिए अभी लोग अपनी पूरी ताकत से फाइट कर सकते हैं। जीरो अब अपना वेपन निकाल लेता है तो जिहाओ उसे देख के कहता है तुम जैसों के लिए तो बस मेरी एक उंगली ही काफी है। अब फाइट शुरू होती है। जीरो जिहाओ के ऊपर अटैक करने लगा पर जीरो उसे रोक लेता है। दोनों की धमाकेदार लड़ाई चलने लगती है और तभी एक दूसरे को बहुत ही पावरफुल पंच मारते हैं जिससे काफी तगड़ी पावर रिलीज होती है। जिहाओ अब लगातार जीरो के ऊपर अभी काफी सारे अटैक्स करते ही रहता है और जैसे ही अब हल्का सा उसका ध्यान भटका वो पीछे से अपना अटैक करने के लिए आने लगा, पर जीरो ही देखते ही उस पर अपना वेपन फेंक के मारता है। लेकिन जिहाओ ने भी इसे किसी तरह डॉज कर लिया, पर तभी जीरो उसके पीछे आके एक लात मार के उसे दूर फेंक देता है। सांस लेने का ही मौका नहीं दे रहा जीरो तो इसे। जिहाओ अब कुछ पत्थर फेंकने लगा और बचने के लिए बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाता है, पर जीरो इसे डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर अटैक करता है जिससे भी ये जिहाओ किस तरह बच गया और अब तो इसके पसीने तक छूटने लगे थे। लेकिन जीरो तो यार उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देता और एक पंच मार के उसका मुंह ही सुझा देता है। वो अब तभी अपने वेपन को घुमाने लग गया जिससे आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन क्रिएट होता है। क्या ही अलग लेवल्स की पावर सेंस की, और अब जीरो इसी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे ये जिहाओ तो रोक भी नहीं पाता। बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था अभी ये, लेकिन ये बंदा अब भी हार मानने को तैयार नहीं। वो वापस खड़ा होता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल करता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक अटैक था कि इससे पूरे एरिना के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जीरो हार चुका है। पर पता है यहाँ पर मेन दिक्कत क्या है? जीरो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, कोई भी कितना भी कोशिश कर ले उसे हराए। इससे तो इस जिहाओ की हालत भी खराब हो चुकी थी और वो कहता है आज यहाँ में से कोई एक मरेगा। वो एक स्क्रॉल बाहर निकालते हुए कहता है एक्टिवेट, जो देखकर ये ओयांग क्लैन का प्रेसिडेंट कहता है जल्दी सब यहाँ से बाहर निकलो। और तब अचानक ही इधर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर हर जगह बस धूली थी और यहाँ पर इन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो स्क्रॉल जिसे भी जिहाओ ने इस्तेमाल किया उसे एक बहुत ही पावरफुल एसिड रैंकर ने बनाया था। उसमें कुछ बहुत ही पावरफुल और छुपे हुए स्पेल्स हैं। यही इधर हांडोंग जीरो को ढूंढ रही थी, लेकिन बस उसे जन और यान मिलते हैं और यहाँ ऊपर आसमान में जिहाओ खड़ा था एक बिल्कुल ही नई फॉर्म के साथ। जीरो तब बाहर आके कहता है मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या? वैसे अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ये सब निपटा देता हूँ पहले। जिहाओ अब और भी गुस्से में उस पर एक अटैक करता है
जिसके जवाब में जीरो ने भी यहाँ पर एक जोरदार अटैक किया, जिसके सामने जियाओ तो बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाता और वो जीरो के इतने पावरफुल अटैक की वजह से सीधा नीचे आकर ही गिरता है। और तो और अभी आके जियाओ का मजाक उड़ाते हुए उसकी कुछ फोटोज भी लेने लगा। हालत तो देखो कितनी बुरी हो चुकी है बेचारे की। सबके साथ भी ऐसा ही होता है और इसी तरह पूरी दुनिया में हर जगह सारे लोग एक एक करके अपने होश खोने लगते हैं। तभी जीरो की नजर ऊपर आसमान में गई, जहाँ पर जियाओ खड़ा था एक बिल्कुल ही नई फॉर्म के साथ। वो उसे कहता है, ये पावर देख रहे हो तुम, ये पावर है गॉड की। तैयार हो जाओ इंसानों, अब एक गॉड का राज होगा यहाँ। वैसे मैं अब एक गॉड बन गया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिसे मुझे खत्म करना है और वो हो तुम्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो जीरो कहता है, तुमने इन लोगों के ऊपर माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल किया। जिस पर वो कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, लेकिन अब तैयार हो जाओ इस गॉड को पूजने के लिए। और वो अब जीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई जीरो ने तो अब उल्टा उस पर ही अटैक कर दिया, जिसे वो रोक भी नहीं पाता। और उसे कहता है, टकली और थोड़े स्ट्रॉन्ग होने से तुम गॉड बन जाओगे क्या? और अब इन दोनों के बीच एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जीरो कहता है, ऐसी पावर्स हासिल करके भी क्या ही फायदा। तो ये जियाओ अब अपनी बकवास करने लगा कि गॉड को किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपनी मर्जी से इस दुनिया को चलाता है और मेरे राज के अंदर इस दुनिया में कोई भी क्राइम नहीं होगा। तो जीरो कहता है, हाँ वैसे भी सारी क्राइम की जड़ तुम ही हो। जियाओ कहता है, चाहे जितना बोल लो, वैसे भी अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और जीरो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक मार के उसे नीचे गिरा देता है। जियाओ अब उसके माइंड के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर काफी सारे कुछ मॉन्स्टर्स जैसी चीज होती है। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी पीछे से इसे एक लड़की की आवाज आती है, जो कि इसे कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सुकून से अपनी जिंदगी जियो। और उसके साथ यहाँ पर जीरो भी बैठा होता है, जो कि रो रहा था। लेकिन तभी जियाओ उस जगह से बाहर आता है और इधर जीरो खड़े होते हुए कहता है, मैंने फैसला किया था कि मैं कभी भी अपने पास्ट वाले रूप में वापस नहीं आऊंगा। और ये कहते हुए अपना लिंजी फाइनली जीरो के रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर तो भाई अब जियाओ कभी बुरी तरह से पड़ गई और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो जीरो है। तो देख लो यार, यही है इसका असली रूप, जीरो की रियल फॉर्म। लेकिन ये जियाओ इस बात को तो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि जीरो उसके सामने खड़ा है और उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है। लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। जीरो तो इसके अटैक को बड़ी आसानी से रोकते हुए उसके ऊपर ही वापस अटैक कर देता है और कहता है, हाँ जैसे कि मुझे उम्मीद थी, मेरे अटैक्स पहले से थोड़े से बेकार हो चुके हैं। लेकिन ये जियाओ अभी भी हार नहीं मानता और एक नई फॉर्म के साथ लड़ने आ जाता है। तो जीरो कहता है, वैसे काफी टाइम हो गया इसे इस्तेमाल करे, चलो ट्राई करते हैं। जीरोथ फॉर्म जजमेंट। उसका ये अटैक करते ही आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे जियाओ की फॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो गई। जीरो से कहता है, बात मान ले भाई, अब तो सरेंडर कर दे। पर यार ये भी बड़ा जिद्दी है, मानने वाला कहाँ है। तभी जीरो उस पर अपनी फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, जिसे ये जियाओ रोकने की कोशिश तो करने लगा, लेकिन इस अटैक को रोकते रोकते तो खुद इसकी हालत ही खराब हो जाती है। जीरो उस पर अपनी स्वॉर्ड रख के कहता है, जितना तुम सोचते हो ये दुनिया उतनी आसान नहीं, सिर्फ पावर से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और तब वो अपने सेकंड फॉर्म का नाम लेता है, रिडेम्पशन। और उसके ये अटैक इस्तेमाल करते ही जियाओ दर्द से चीख पड़ता है, जिसके बाद अब जीरो वापस से अपने नॉर्मल लिंजी वाले रूप में आ चुका था। इधर जियाओ भी हार मान के लेटा हुआ था और कहता है, जैसा कि मुझे लगा था, मैं तुम्हारी पावर्स के आगे नहीं टिक सकता। जीरो से कहता है, तुम जानते हो मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। तो जियाओ ये सुन के हंसने लगा, क्योंकि वो ये बात भूल ही गया था कि जीरो एक हीरो है। वो कहता है, मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता था जिसमें कोई भी क्राइम न हो। ये करने के लिए मुझे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ता, लेकिन इस बीच में अपने रास्ते से भटक गया और अब देखो मैं किस तरह से बुरा बन चुका हूँ। लेकिन मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पाया कि आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो जीरो अब उसे अपनी शर्ट उतार के दिखाता है, जहाँ इसकी बॉडी के ऊपर कई सारे निशान थे और असल में इसकी बॉडी पर ये सारे निशान काफी सारे फाइट्स करने के बाद आए हैं। यहाँ तक इसने कुछ गॉड से ही फाइट की है और ऐसे ही अनगिनत लड़ाइयाँ करने के बाद इसकी बॉडी पर निशान आए हैं। लेकिन जीरो के लिए अच्छी बात यह है कि इसके चेहरे पर कोई निशान नहीं आया, बाकी अपने शरीर के निशान को तो हमेशा अपनी बहन से छुपाता ही आया है। तो जियाओ कहता है, ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है, तुम इतने सारे बैटल्स के बाद भी जिंदा बच गए। वो अब इससे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसे इसने जीरो के साथ देखा था। तो वो कहता है, माफ करना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और तुम जरा मुझे जीरो कहना बंद करो, मैंने हीरो बनना काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया। तो वो कहता है, ऐसी ही बात है तो फिर तुमने रजिस्टर ही क्यों किया हीरो बनने के लिए। लेकिन जीरो को तो ये बात खुद ही नहीं पता होती कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। जियाओ खुश होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसों के हाथों मर रहा हूँ। इस पर जीरो कहता है, एक सिंपल लाइफ जीने में कोई बुराई नहीं। और इधर जियाओ भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगले सीन में अब जीरो एक जगह पर आता है और यहाँ पर जितना भी इसने हांडों के साथ समय बिताया था सब कुछ याद करने लगता है। और अब कुछ देर बाद हांडा वहाँ पर आ जाती है। तो जीरो से पूछता है, तो सच में जा रही हो क्या? तो वो कहती है, हाँ मैंने टिकट्स भी खरीद ली। वैसे तुम्हें ये पता है ना कि डिस्ट्रिक्ट एम में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तुम्हें क्या लगता है हीरो एसोसिएशन में पढ़ाना तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडिया है? तो हांडोंग कहती है, तुम्हें जो था जिसने कहा था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊँ उससे पहले एक लास्ट चीज। और वो अब जीरो को यहाँ पर किस कर लेती है। जाते हुए वो उसे कहती है, अलविदा मेरे हीरो, फिर मिलेंगे। तो जीरो भी अब उसे स्माइल करते हुए गुड बाय कह देता है। कुछ देर बाद एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी टाइट सिक्योरिटी के अंदर एक इंसान बैठा हुआ था, जो कि कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ ये वही है, सिर्फ वो ही ऐसी एनर्जी जनरेट कर सकता है। चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, तो मेरा इंतजार करना जीरो। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। बस